नाउ नाउ वी विल बी डिस्कसिंग बेटे अराइल हलाइड्स। ठीक, अल्काइल हलाइड हो गया, एराइल हलाइड्स। एराइल हलाइड्स, नाउ व्हाट द हेल आर एराइल हलाइड्स? ऑब्वियसली बेंजीन रिंग पे अगर हेलोजन लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अराइल हलाइड बोलेंगे। बेंजीन रिंग पे अगर हेलोजन लगा होगा तो उसको अराइल हलाइड बोलेंगे। यहां पे इट कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज अराइल हलाइड। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां करना है प्रेपरेशन ऑफ अराइल हलाइड। प्रेपरेशंस, preparations of aryl halide। देखो बेटा, प्रेपरेशन में सबसे पहली चीज आती है डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ढंग से बैठ भाई, सीधा होके बैठ। डायरेक्ट हैलोजिनेशन। सबसे पहले प्रेपरेशन में डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात करेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, यानी प्यार से इसको बोलते ESR रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। A part of it will be dealt here and a part of this will be dealt in properties of alkyl halide। ठीक, देखो बेटे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं? मान लो हमने बेंजीन ले लिया, मान लो हमने बेंजीन ले लिया और कोई भी हैलोजन ले लिया, खास करके हमने पहले क्लोरीन ले लिया। ठीक है जी। अब क्लोरीन जो है उसके साथ हमने AlCl3 का रिएक्शन करवाया और हमारे पास यहां पे क्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में निकला HCl। ठीक, दिस इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन बेटा इसका मैकेनिज्म जानना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं मैकेनिज्म में। ठीक, देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि उसके ऊपर ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना डालूंगा। ठीक, देखो बेटे, मैकेनिज्म में क्या होगा? देखो यहां पे हमने AlCl3 की जगह कोई भी लुईस एसिड लिया जा सकता है। एनी लुईस एसिड इज टेकन। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, LA क्या है? लॉस एंजलिस नहीं है भाई, क्या है? लुईस एसिड। क्या है? लुईस एसिड। अब इसमें हम AlCl3 यूज कर सकते थे एज अ लुईस एसिड। वी कुड हैव यूज्ड FeCl3 या फिर सिंपली Fe एंड Br2 ऐसे लिख देते तो वो FeBr3 होता है, वो FeBr3 होता है। कुछ प्रोटिक एसिड्स भी यहां पे यूज हो सकते हैं। बेसिकली हमें यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज की जरूरत है, लुईस एसिड की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन ले सके, उसकी जरूरत है। क्लियर हो गई बात? अब इस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां तो बेंजीन रिंग पे है, बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड, बट वो रिजोनेंस में है। वो कहां है? रिजोनेंस में है। क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में है, दे आर नॉट रेडिली अवेलेबल। ये रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो रेडिली अवेलेबल क्या है हमारे पास? बेटा रेडिली अवेलेबल हमारे पास है क्लोरीन के ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर। ठीक है जी। अब इस पे हमारे पास AlCl3 का अटैक होगा। AlCl3 यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है जी, और लेने की वजह से वैसे इसका बॉन्ड बुक्स वाले तोड़ देते हैं और ये बना देते कि यहां पे Cl1 पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव बना हुआ होता है, ऐसे दिखा देते हैं। जस्ट मैं तुम्हें ये बता देना चाहूंगा
क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग रहे हैं? तो ऑब्वियसली ये जुड़े हुए रहते हैं बेटा जी, लेकिन ऐसा होता है कि रिएक्शन की कंप्लेक्सिटी, मैकेनिज्म की कंप्लेक्सिटी देखने में ज्यादा ना हो जाए तो हम इसको अलग शो कर देते हैं। याद रखना सब जगह AlCl4 1 नेगेटिव जुड़ा रहेगा वहां पर हम उसको शो नहीं करेंगे ताकि बहुत घड़पच सा न दिखाई दे, आज साफ दिखाई दे, बस इतना सा काम। क्लियर? अब ये जो है Cl1 पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बेंजीन रिंग पे जाएगा। ठीक, और बेंजीन रिंग, अब बचा ही सिर्फ बेंजीन रिंग है, बाकी तो कुछ बचा नहीं जिससे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो Cl1 पॉजिटिव साथ में जुड़ा हुआ ये होगा, लिखे ना लिखे दिमाग में रखना। ठीक, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है भाई? प्लीज इधर ध्यान देंगे, यहां क्लोरीन जुड़ा, यहां पे एक H भी होता था कभी, है ना, यहां पर H, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां कौन सा चार्ज आ गया? बोलो, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कौन सा आ गया? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक बेटे, जोड़ने में AlCl3 जुड़ा हुआ दिखा सकते थे, अब हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बन गया बेटा हमारे पास। इसके बनने के बाद देयर कैन बी रिजोनेंस, है कि नहीं? यहां डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे बच्चों। ठीक, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे ऐसे बनेगा कि यहां पर H, यहां पर Cl, यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर? यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे बच्चे। ठीक, और उसकी वजह से हमारे पास जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ऐसा बन जाएगा, यहां H, यहां Cl, यहां पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, अब देखो बेटे ये तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इसके बनाए। नाउ दिस इज योर पॉजिटिव कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन, इजंट इट? और अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज अ दयालु हाइड्रोजन, इजंट इट? वो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है ना हमेशा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और H पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? तो यहां से जैसे इसने दिया, हुआ ये कि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी पहले खत्म हो गई थी वो दोबारा से बन गई, इसलिए H पॉजिटिव इज गिवन आउट। ठीक है जी? अब ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव, ये बेटा AlCl3 AlCl4 1 नेगेटिव पे टूट पड़ेगा कि तेरी वजह से मेरे को बेंजीन रिंग से बाहर निकाला, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और यहां से इसने क्या निकाल लिया? क्लोरीन, और जोर से ठुड्डा मारा AlCl3 को और वो बाहर। ठीक है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, है ना, अपनी करनियों की सजा मिलती है। तो आप देख रहे हैं इसने अटैक किया था तो ठुड्डा भी इसी को मिलना है, और नेट में हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गई। ठीक, HCl बन गया, ऐसे क्लोरोबेंजीन बन गई। पर सर वाई, क्यों, मैकेनिज्म क्यों? सुनिएगा, यहां दो स्टेप हैं, यहां दो स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1। अगर मैं यहां बात करूं तो ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 1 को तुम क्या बोलोगे? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। साइड में लिख लेना, स्टेप 1 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो स्टेप है भाई, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो स्टेप हुए। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है इसमें से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? इसमें से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? स्टेप 1 की स्टेप 2? ऑब्वियसली स्टेप 1 विल बी द स्लोएस्ट स्टेप,
and it will be RDS, rate determining step. Step 1 is RDS, rate determining step. ठीक, क्यों बता रहे हो सर? देखो बेटा, हुआ क्यों, पहले तो हम समझे स्टेप स्लो क्यों हुआ। बेटा यहां बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हुई। पहले एरोमेटिक था, आफ्टर क्लोरीन अटैक्ड एंड टेकन इलेक्ट्रॉन, इज दिस एरोमेटिक नाउ? इट्स नॉट एरोमेटिक नाउ। गॉट इट? एरोमेटिसिटी खत्म हुई बेटा, स्टेबिलिटी कम हुई। अब स्टेबिलिटी कम की तरफ अगर जाएगा तो कोई भी चीज स्लो होगी ना। और यहां पे एरोमेटिसिटी इज रीगेन्ड, यहां पे H देने के बाद एरोमेटिसिटी इज रीगेन्ड, यानी हाईली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये रिएक्शन तो फास्ट होगा ही। गॉट इट और नॉट? तो बात ये हुई, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। ठीक, क्यों? बेटा कुछ साल पहले एक असर्शन रीजन एम्स में पूछा गया। ठीक, वही आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये लिख लिया आपने? लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत कुछ बताना है मेरे को इसके ऊपर। चले बच्चा लोग, आशीष लिख लिया बच्चे? सी, हमारे को असर्शन रीजन एक पूछा गया, उसमें असर्शन था रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन is less than benzene. ठीक, ये सर्शन था कि रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन इज लेस देन बेंजीन, और रीजन इसका दिया था C2H बॉन्ड इज वीकर देन C2D बॉन्ड। अब पहले तो हमें यह समझना है ये लिखा क्या है, ठीक है, बाकी तो बाद की बातें हैं। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास बेंजीन होती और मैं इस पे नाइट्रेशन करता, नाइट्रेशन होती है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, दैट इज HNO3 प्लस H2SO4। अकेला HNO3 नाइट्रेशन नहीं करता बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होता है ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके और नाइट्रेशन हो सके। तो बेटा जी यहां पर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनती है, ये बेंजीन हो गया, दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एंड हेक्साड्यूटेरोबेंजीन जो है, हेक्साड्यूटेरोबेंजीन, जहां पे H की जगह सिर्फ क्या लगे हैं? D, ऐसे सारी जगह क्या होंगे? यहां पर बेंजीन में सारी जगह क्या होंगे? H, और यहां H की जगह हेक्साड्यूटेरोबेंजीन में क्या है? D। अब इसकी नाइट्रेशन करता हूं, ठीक, और इसमें H2SO4 डालता हूं और यहां पे बना देता हूं नाइट्रो पेंटाड्यूटेरोबेंजीन। ठीक, ये मान लो इसके रेट कांस्टेंट को, इसके रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को मैं KH बोल रहा हूं और इसके रेट कांस्टेंट को मैं KD बोल रहा हूं। रेट कांस्टेंट में रेट बताएगा। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन असर्शन, ये कह रहा है कि ये रेट फास्ट है और ये रेट स्लो है, यानी ये रिएक्शन इजीली हो रहा है और ये रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि CH बॉन्ड वीकर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो बेटा, नाइट्रेशन क्लोरीनेशन की तरह ही है। जहां पे हमने पहले हेलोजन की अटैक करवाई थी,
ठीक, यहां हमने हेलोजन का अटैक करवाया था। नाइट्रेशन में इसमें NO2 1 पॉजिटिव का अटैक होना है। नाइट्रेशन में NO2 1 पॉजिटिव का अटैक होना, नाइट्रेशन हो जानी है। मैकेनिज्म सेम रहना है, सब कुछ सेम रहना है। वो भी ESR है, ये भी ESR है। ठीक है जी। अब देखो यहां पे बात यह है कि यहां इसका आंसर लिखने लगोगे तो पहली बात बोलोगे असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली KH और KD बराबर होगा, रेट बराबर होगी। ठीक, क्योंकि बिकॉज रेट इज इक्वल। अब रेट इक्वल क्यों है बेटा? क्योंकि हालांकि रीजन इसका सही है, रीजन इज अ राइट स्टेटमेंट, रीजन राइट स्टेटमेंट है। हमें यह तो पता ही है कि CH बॉन्ड वीकर होता है, CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पर बात यह है कि यह तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही नहीं है। यहां C के साथ D का बॉन्ड हो, C के साथ T का बॉन्ड हो, कोई फर्क हमारे को पड़ता ही नहीं है, क्योंकि रेट तो इससे डिटरमिन कर ही नहीं रहे। रेट इससे डिटरमिन कर रहे हैं जहां पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अब चाहे यहां H लगा हो चाहे D लगा हो, उससे हमारे को फर्क पड़ ही नहीं रहा है। समझ में आई? इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या फर्क पड़ता है, यहां H लगा हो D लगा हो, अटैक किसका होना है? इलेक्ट्रोफाइल का। HD से कोई मतलब ही नहीं। और ये स्टेप जो है जिसमें HD यानी H का बॉन्ड टूटना था, तो वहां पे हमें फर्क पड़ सकता था ना, पर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही नहीं है। तो क्योंकि इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होगा वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस वजह से बेटे हमारे पास इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, रेट सेम रहेगी, रेट इज इक्वल। सो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज अ राइट स्टेटमेंट। इसलिए जनरली हम E ऑप्शन दिया करते हैं ना बेटा, असर्शन रीजन में E ऑप्शन दिया करते हैं ना। एक होता है A ऑप्शन, A ऑप्शन में क्या होता है? असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। B ऑप्शन क्या होता है? असर्शन इज राइट बट रीजन इज राइट बट दे आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। ठीक। फिर C होता है A इज राइट बट R इज रॉन्ग। D होता है A एंड R बोथ आर रॉन्ग। और E होता है A इज रॉन्ग बट R इज द राइट स्टेटमेंट। पर इसको ऐसे नहीं ले लेना, वहां पे देख लेना क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखी है ना। सर ने ऐसा बोला था, ऐसा मैंने नहीं बोला, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तो मैंने ये बताया यहां पर रेट जो है वो सेम रहती है। अगर ये रेट अलग अलग होती तो उसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अगर आइसोटोप के लगने से रेट पे फर्क पड़ता है तो उसको आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई? यहां पे समझ लीजिएगा, नो आइसोटोपिक इफेक्ट, नो आइसोटोपिक इफेक्ट, कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता। यानी आइसोटोप होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही नहीं है, क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये असर्शन रीजन कर लोगे पर कहानी खत्म थोड़ी हो गई। बट इन केस ऑफ सल्फोनेशन एंड आइडिनेशन, isotopic effect occurs, isotopic effect occurs। अगर मैंने सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन कैसे करूंगा? बेंजीन रिंग पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की मदद लूंगा। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड विद इंप्यूरिटीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसको प्यार से हम लोग लिख देते हैं H2S2O7 ओलियम। क्या लिख देते हैं? ओलियम। और उसमें हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ऐसे केस में KH
और KD की रेशो 7 होती है, यानी बेंजीन की जो रेट है वो हेक्साड्यूटेरो से 7 टाइम्स ज्यादा है। यहां पे आइसोटोपिक इफेक्ट है। सिमिलरली आइडिनेशन में भी आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। तो अगर यहां पे मैंने नाइट्रेशन की जगह सल्फोनेशन लिख दिया या आइडिनेशन लिख दिया तो असर्शन इज राइट, तो असर्शन इज राइट। अदरवाइज इन केस ऑफ एनी हेलोजिनेशन लाइक क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक, या नाइट्रेशन या कोई भी और ESR, उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ सल्फोनेशन में होता, आइडिनेशन में होता है। क्यों होता है ये भी आपको क्लियर करेंगे जब सल्फोनेशन का मैकेनिज्म बताऊंगा। मैकेनिज्म यही है, उसमें बताऊंगा मैं आपको। स्लो स्टेप ही वो बन जाता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप सेकंड वाला, लेकिन आइडिनेशन का भी क्लियर करता हूं। पर पहली बात ये समझ में आई तुम सब बच्चों को, ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे? यस अक्षांश, मिस्टर अक्षांश, समझ में आया कि नहीं? अक्षांश जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं तो नाम लिख रहा हूं, अभी घर पे फोन आएगा। एक पेन देना यार। अखिलेश्वर, बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी। अखिलेश्वर, इज इट क्लियर और नॉट? एक और, ये वो लोग जो हैं जो वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं बस। मनन, इज इट क्लियर और नॉट? मिस्टर मनन, मनन नैयर, ईशान, ईशान, इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे भी है ईशान, ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास समझ में आ गया, लेकिन अब हमने ये तो समझ लिया, अब चलते हैं बैक टू द पवेलियन। हमने यहां क्लोरिनेशन की, अब हमें देखना है कि फ्लोरिनेशन, आइडिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, ठीक, इसमें किसकी रेट ज्यादा है। देखो बेटा, इस केस में पहली बात तो हमेशा ध्यान में रखना, फ्लोरिनेशन इज नॉट डन डायरेक्टली। फ्लोरिनेशन is not done directly। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरिनेशन तो कभी डायरेक्टली करी नहीं जाती। क्यों नहीं की जाती? व्हाट इज द रीजन? अगर हम फ्लोरिनेशन करते, अगर हम फ्लोरिनेशन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहां HCl की जगह क्या बनेगा? HF। HCl की जगह क्या बनेगा? HF। और HF का फॉर्मेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, फोटो पे हार, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि फ्लोरिनेशन इज नॉट डन डायरेक्टली बिकॉज HF is formed as a byproduct whose formation is exothermic, which is exothermic। वो एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन होती है बेटा, और हाईली एक्सोथर्मिक आई शुड से, तो फोटो पे हार चढ़ सकता है भाई। इसलिए फ्लोरिनेशन डायरेक्टली कभी नहीं करते। यहां यानी कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम कभी भी फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, हालांकि उसकी रेट सबसे ज्यादा होनी है। HF बनना है भाई, तो रेट देखेंगे तो रेट तो सबसे ज्यादा होगी किसकी? फ्लोरिनेशन की, फिर क्लोरिनेशन की, फिर ब्रोमिनेशन की, फिर आइडिनेशन की। पर फ्लोरिनेशन करना नहीं है हमने यहां से,
है ना, हमें अपनी जान प्यारी है भाई, ठीक, इसलिए फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, आइडिनेशन, आइडिनेशन इज ऑल्सो नॉट डन डायरेक्टली। जो आइडिनेशन है वो भी अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं करेंगे आइडिनेशन डायरेक्टली? देखो बेटे, अगर मान लो मैंने इसकी आइडिनेशन कर भी ली, ठीक है जी, कोई लुइस वुइस एसिड में कर ली, और मेरे पास यहां पे बन गया बेंजीन आयोडाइड, बट साथ में बना HI। यू वेरी वेल नो HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल गिव अस रिएक्शन बैक। ये बैकवर्ड रिएक्शन कर देगा। तो हाथ में चुनचुने बनाने चले थे आइडोबेंजीन, बना ही नहीं, वापिस मिल गया बेंजीन। इसलिए आइडिनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडिनेशन इज डन in the presence of oxidizing agent like HNO3, like HGO, like HiO3। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI जो बनता है उसको खत्म कर देते हैं, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं होने देते। क्लियर हो गया बेटा? पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आया कि हमारे पास बेंजीन प्लस HNO3 प्लस आयोडीन, प्रोडक्ट इज ए दिया गया था नाइट्रोबेंजीन, बी दिया गया था आयोडोनाइट्रोबेंजीन, सी दे दिया गया था मेटा आयोडोनाइट्रोबेंजीन, और डी दे दिया गया था आयोडोबेंजीन। नो व्हाट शुड बी द आंसर? अब बच्चों ने सोचा भाई नाइट्रिक एसिड लगा है, मैंने अभी बताया नाइट्रिक एसिड अकेला हो तो कभी भी नाइट्रेशन नहीं करता, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर यहां पे क्या होना था? डी। ठीक, यहां पे खास बात, हमने अभी पढ़ा था कि आइडिनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, पढ़ा था ना भाई? यानी इसमें रेट ऑफ आइडिनेशन ऑफ बेंजीन एंड हेक्साडेट्यूरोबेंजीन इज डिफरेंट, बिकॉज आइडिनेशन में सेकंड स्टेप RDS हो जाता है। क्यों? देखो बेटा, अगर आइडिनेशन करनी है तो हमने बोला कि हमारे को क्या चाहिए? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कोई एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एसिड दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं कि नहीं? और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो दो चोर मिल गए तो चोरी आसानी से होगी कि नहीं? समझे मेरी बात? यहां तो बेचारा एक ही चोर था इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अगर आइडिनेशन होगी तो यहां I पॉजिटिव भी होगा और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। अगर वो एसिड हुआ HNO3 जैसा तब तो मजा ही आ गया, उससे H पॉजिटिव भी मिलेगा। तो दो चोर मिलके इस चोरी को ज्यादा आसान कर लेंगे, ज्यादा क्विकली कर लेंगे, थोड़ा रेट इस वाले स्टेप का बढ़ जाएगा। और जबकि यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेप में ये स्टेप का रेट वही रहेगा, तो इसका रेट इसके मुकाबले थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए आइडिनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। बोलो क्लियर? तो यही वजह है कि आइडिनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों होता है। तो आपको क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि why isotopic effect happens in iodobenzene and why not we should do direct iodination and what should we use for iodination। उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल क्लियर। डायरेक्ट हेलोजिनेशन बिल्कुल क्लियर, ESR ऑफ बेंजीन रिंग हेलोजिनेशन क्लियर है बेटा? क्लियर है? थैंक्स लॉट। अब चलते मेरे दोस्तों आगे। अगली कहानी हमारे पास आएगी जिसको हम बोलेंगे SNAR1 टाइप रिएक्शंस। मैं यहां मैकेनिज्म नहीं लूंगा, वो आगे एक चैप्टर है हमारा, पूरा का पूरा चैप्टर वहां लूंगा इसका मैकेनिज्म, है ना?
अब हम बात करेंगे सम मोर प्रेपरेशंस ऑफ अराइल हैलाइड्स। बेटा एक होता है डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। घबराना नहीं, नाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर है नहीं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ध्यान समझना, बेंजीन मतलब बेंजीन, डाइएजो दो नाइट्रोजन, इयम पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड क्लोराइड। तो सिंपल बात, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। Is this a difficult thing to do? It is benzene diazonium chloride. ठीक, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे पहले कि मैं इसका रिएक्शन बताऊं, पहले यह बता दो मेरे को, दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल क्या? दुनिया में सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल N2। तो किसी भी जगह पे अगर दो N2 देखोगे, दो नाइट्रोजन देखोगे, अगर हीट किया तो ये तो पक्का ही है कि N2 तो बाहर जानी जानी है, ये तो पक्का ही है कि N2 बाहर जानी जानी है। तो मेरे दोस्तों अगर मान लो, पहले यही देख लो ये बनाते कैसे हैं, ये बनाते कैसे हैं, इसके पीछे इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा मैं, ये चैप्टर अलग से तुम्हारा पूरा एक पार्ट है अमीन्स में, डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक, वहां इसका मैकेनिज्म सब करेंगे, अभी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने यहां पे एनिलीन लेना है। कैसी लीन? बोलो सर, एनिलीन। बेंजीन की टिंडी पे अगर NH2 लगा हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक। बेटे इस पे रिएक्शन करवाना है HONO, नाइट्रस एसिड। पर आपको पता नाइट्रस एसिड कभी भी स्टेबल नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज टू बी फॉर्म्ड इन सिटू, हमेशा इन सिटू बनाया जाता है विद NaNO2 एंड HCl। अगर आपको HNO लिख के दिया हो तो आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक, या HNO2 लिख के दिया हो तो किस्मत बहुत अच्छी है। जनरली लिख के ऐसे नहीं दिया होगा, जनरली दिया होगा NaNO2 और HCl। आइस कोल्ड कंडीशंस, आइस कोल्ड कंडीशंस यानी 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से 5 डिग्री से ज्यादा हुआ ना, डायजोनियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक यानी दे एब्जॉर्ब वाटर। तो बाई चांस इसको आपने हीट कर दिया ना, इसमें वाटर बनता है बाहर, साथ में वाटर बनता है, उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल N2 बाहर, तो हमारा फिनोल बन जाता है भाई, फिनोल बन जाता है। इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड। अगर बाई चांस इसी रिएक्शन में टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया हो तो सीधे फिनोल बनाए। अगर टेम्परेचर आइस कोल्ड ना दिया हो, 5 डिग्री से ऊपर दिया तो सीधे क्या बना दे? फिनोल, बिकॉज दिस इज हाइग्रोस्कोपिक, एब्जॉर्ब्स वाटर, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल N2 है, वो बाहर निकल जाना है, और वाटर के साथ HCl बाहर आ जाना है। समझ में आई? तो वाटर का OH रह जाना इसके ऊपर अटैक करने वाला। गॉट इट और नॉट? हालांकि इसका मैकेनिज्म करवाएंगे आपको, SNAR1 है सारा। ये क्या है? SNAR1, कार्बोकेटाइन बनना है यार, क्या टाइम लगाना। देखो मैकेनिज्म देखो कितना आसान, दुनिया भर में सबसे इजी, ठीक। SNAR1 क्या होना था? सिंपल बात ये थी कि हमारे पास N2 1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव पहले टूटता है और फिनाइल कटायन दे देता है, N2 और Cl नेगेटिव बाहर, ठीक है जी। ये रिएक्शन वैसे होना नहीं था क्योंकि फिनाइल कटायन इज नॉट स्टेबल, बट नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल, तो इसकी हाई स्टेबिलिटी मेक दिस रिएक्शन फिजिबल, इसकी हाई स्टेबिलिटी मेक दिस रिएक्शन फिजिबल। इज इट क्लियर? और फिर वाटर इसकी टिंडी पे अटैक कर देता है भाई, और जब वाटर अटैक करेगा तो पहले तो यही बन जाएगा, है ना जी। अब ऑब्वियसली ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा,
हमारे पास बन गया फिनोल और साथ में निकला H पॉजिटिव। H पॉजिटिव Cl के साथ जुड़ जाएगा भाई। H पॉजिटिव किसका जुड़ेगा? Cl के साथ। तो HCl भी गिवन आउट। फिनोल बन गया कि नहीं बन गया? तो ये SnAr1 ही है। SnAr1 में फिनाइल कटायन बनता है, क्योंकि वन टाइप में हमेशा कटायन बनता है ना भाई। तो पहला जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन वो अदरवाइज नहीं होना था, इसीलिए SnAr1 इज रेयर रिएक्शंस। रेयर रिएक्शंस ये सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम के ही हैं। ओनली इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स बाय बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स रादर, क्योंकि उसमें N2 जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है। उसके बनने की वजह से हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कुछ हद तक स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो जब भी जिंदगी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाओ तो क्या बोलोगे? SnAr1। क्या बोलोगे? SnAr1। तो ये SnAr1। सर आप भूल गए, हम ना हेलोएरिन्स बना रहे थे। नहीं नहीं, मैं भूला नहीं। ये पहला तो आपके पास ये डाइएजोटाइजेशन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक ही है। इस फिनोमिना को, ये जो ऊपर हुआ, इसको हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। बेटा डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, टाई मतलब जोड़ना, है ना? दो नाइट्रोजन को जोड़ना। तो एक नाइट्रोजन ये था, एक नाइट्रोजन ये था, दोनों जोड़े हमने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। बोलो क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया कुछ? हाँ ना बोल सकते हम लोग? तुषार समझ में आया कि नहीं भाई? ओके थैंक यू बेटे। रितुल, ये रितुल कौन है भाई? पहली बार देख रहा हूं। ओके, सो दिस वाज द रिएक्शन बेसिकली डाइएजोटाइजेशन। लेकिन हम यहां पे क्या बना रहे हैं? हम तो हेलोरीन्स बना रहे थे। हमने इसको ले लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ले लिया। प्लीज ध्यान देना, ये आपकी बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने इसमें रिएक्ट करवाया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, ठीक, और हल्का सा किया हीट। जब करेंगे हीट निकलेगा क्या? N2। तो यहां से N2 निकल जाता है और हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाती है। यहां से क्लोरोबेंजीन बन जाती है। दिस इज नेम्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज नेम्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सैंडमेयर रिएक्शन में ये जो क्लोरीन लगी है ये कहां से आई यार? क्या ये वाली क्लोरीन ये वाली थी, या ये वाली थी, या ये वाली थी? क्योंकि उससे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। मान लो अगर ये यहां से होती तो मैंने यहां ब्रोमाइड लगाया होता तो ब्रोमोबेंजीन बनता कि नहीं, है ना? और अगर यहां से होती तो HBr लगाने से ब्रोमोबेंजीन बनता, यहां से होती तो CuBr से। तो हमें बताना पड़ेगा ना Cl कहां से आया। तो याद रखना ये Cl आता है CuCl से। कहां से आता है? CuCl से। इसलिए अगर यहां HCl भी लगा दो और यहां CuBr ले लो तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? ब्रोमिनेशन। यानी कि अगर बेटा मैंने इसी में CuBr ले लिया, बस यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HCl, पर साथ में लिया CuBr, तो बेटा जी यहां क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। स्टिल इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। बोलो बेटा सैंडमेयर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नाउ दूसरा,
अब मान लो मैंने ऐसे ही बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक, साथ में ले लिया HCl, बट अब सूखा सूखा कॉपर, हाँ जी, कॉपर अकेला, यानी कॉपर के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन जो है ना गटर में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? गटर में। तो इसका नाम ही गैटरमैन रिएक्शन बोल देना। क्या बोल देना? गैटरमैन रिएक्शन, है ना। बोलना इसके साथ जुड़ा हुआ मैंने क्लोरीन गटर में फेंक दिया है, तो ये गैटरमैन रिएक्शन हो गया है। और बनना इससे भी क्लोरोबेंजीन है भाई। तो प्यारे बच्चों, अब क्लोरीन कहां से आया? गटर वाला तो चला गया, तो ऑब्वियसली अब HCl से आया। यानी अगर अब मेरे को ब्रोमिनेशन करनी होती, मैं क्या करता? मैं इसमें HBr डालता इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ब्रोमोबेंजीन भी बनता। बोलो गैटरमैन रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। कॉपर जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली नीडेड टू कैटलाइज SnAr1 रिएक्शंस। कॉपर जनरली हम कैटलाइज करने के लिए यूज करते हैं SnAr1। और इससे देखो क्लोरीनेशन होगी, ब्रोमिनेशन हो गई, फ्लोरिनेशन नहीं करने का भाई, ठीक, क्योंकि हर स्टेप में HF बनना नहीं दोबारा, है ना। जिंदगी प्यारी है ना, तो फ्लोरिनेशन नहीं करने का, क्लोरिनेशन करिएगा, ब्रोमिनेशन। आइडिनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइडिनेशन में कॉपर की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधे KI रिएक्ट करवा दो, थोड़ा सा हीट कर दो, अपने आप हो जाएगा। तो ये आइडिनेशन हो गई। आइडिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक नाम देने की जरूरत नहीं। बोलो सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर? ये गैटरमैन रिएक्शन क्लियर? पर इससे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आइडोबेंजीन भी चलो बना ही लिया। व्हाट अबाउट फ्लोरोबेंजीन? फ्लोरोबेंजीन तो बना ही नहीं ना। सो फॉर फ्लोरोबेंजीन, जैसे मेरे प्यारे बच्चों अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए एक ही रिएक्शन था हमारे पास, कौन सा? स्वार्ट्स रिएक्शन, दैट वाज द ओनली रिएक्शन। वैसे ही हमारे पास फॉर फ्लोरिनेशन we use Bals-Schiemann reaction, Bals-Schiemann reaction, ठीक, Bals-Schiemann reaction। now what the hell is Bals-Schiemann reaction? देखो बेटे, हमने लिया तो वही, ये भी SnAr ही है, डायजोनियम क्लोराइड ही लिया है, ठीक, पर यहां साथ मिलेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, इस ब्लॉक को हम नाम देते फ्लोरोबोरिक एसिड। लेकिन बच्चों मीडियम हम आइस कोल्ड ही रखेंगे। बेटा सैंडमेयर में या गैटरमैन में हमने क्या किया था? हीट किया था। अगर हीट करते तो HF भी बनता और नाइट्रोजन भी बनता, दो चीजें इकट्ठी। नाइट्रोजन का बनना भी हाईली एक्सप्लोसिव है ना, और HF का बनना भी हाईली एक्सप्लोसिव। तो अकेला हमारा क्या, सारी फैमिली की फोटो पे हाथ चढ़ जाता है ना, बहुत बड़ा बम बन जाता है ना भाई, वो एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो जाता। तो ऐसा खतरा लेंगे नहीं, इसको आइस कोल्ड ही रखेंगे। आइस कोल्ड से नाइट्रोजन नहीं निकलेगी, नाइट्रोजन तो जब निकलेगी जब 5 डिग्री से अबव टेम्परेचर होगा। पर यहां से H और Cl को बाहर निकाल देते हैं, पहले बना देते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, N2 1 पॉजिटिव के साथ BF4 1 नेगेटिव, BF4 1 नेगेटिव, ठीक बेटे। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है जी। अब इससे HF निकलने का खतरा टल गया हमारे पास, क्योंकि HCl के साथ जुड़ गया, तो HF निकलने का खतरा टल गया। अब हमने इसको हीटा,
तो जो F नेगेटिव है वो यहां अटैक करेगा भाई, F नेगेटिव है ना, वो यहां अटैक करेगा और नाइट्रोजन तो निकलना ही निकलना है। तो अब हमारे पास यहां बन जाता है फ्लोरोबेंजीन, बाहर नाइट्रोजन निकला और साथ में BF3 निकला। BF4 1 नेगेटिव था ना, तो जब हीट किया तो जैसे आपने SnAr1 पढ़ा था पहले, क्या बना होगा, फिनाइल कटायन। फिनाइल कटायन पे BF4 1 नेगेटिव में से F नेगेटिव ने अटैक किया होगा, F नेगेटिव वहां जुड़ गया होगा, BF3 बाहर चला गया होगा, नाइट्रोजन पहले टाटा बाय बाय कर गई। समझ में हो गई बात कि नहीं, कि पूरा बताऊं? समझ में आता है कि जब इसको हीटा तो पहले इसने क्या बनाया, फिनाइल कटायन, जिसके ऊपर किसने अटैक किया होगा, BF4 नेगेटिव ने, जिसने कि अपना फ्लोरीन दे दिया होगा और बाहर निकला होगा BF3। तो इसमें नाइट्रोजन और BF3 अलग अलग स्टेप में निकल रहे हैं ना, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड दिस इज द ओनली रिएक्शन टू गेट फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन किसी और चीज से बनता ही नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? पेट में दर्द तो नहीं? हाँ जी है। देखो बेटे, हम ना नाइट्रेशन भी कर सकते हैं इससे। क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन। अगर हमने यहां पे HNO2 भी लगा दिया होता या HNO3 लगा दिया होता तो बेटे यहां पे नाइट्रोबेंजीन बनता। उसको भी बेटे हम बाल्स शीमे नहीं बोलते, उसको भी बाल्स शीमे नहीं बोलते। जनरली हम यहां पे HNO2 यूज करते हैं, पर कई बार हम HNO3 भी लिख देते हैं, ठीक? तो उसको भी बाल शीमे बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। क्लियर? बट हमारा यहां फ्लोरोबेंजीन बनाना था और हमारी खुशी की सीमा नहीं रही जब फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो बोलो बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता चल गया कि नहीं चल गया? रिवेश, इज इट क्लियर बच्चे? रिवेश, सो बेटे आपने अराइल हैलाइड की प्रोडक्शंस मेरे साथ सारी पढ़ ली, ठीक है जी? अब एर एल्काइल हैलाइड की अगर प्रेपरेशन करनी हो, एर एल्काइल हैलाइड, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात समझाता हूं। मान लो मेरे पास है टोलुइन, मान लो टोलुइन है। अब बेटे टोलुइन में अगर मैंने क्लोरीनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, बेटा लुईस एसिड में हमेशा ESR होगा। क्या होगा? ESR। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बोलो आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं? जितने भी रिंग एक्टिवेटिंग प्लस आर गिविंग हाइपर कॉन्जुगेशन गिविंग ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर CH3 यहां या तो ऑर्थो पे और या फिर पैरा पे क्लोरीन यूज होता है, यानी हम ये कह सकते हैं यहां पे रिंग सब्स्टिट्यूशन होती है, रिंग सब्स्टिट्यूशन होती है। बट अगर इसी रिएक्शन में हमने लुईस एसिड नहीं डाला, सिर्फ बत्तियां जला दी, तो साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाते हैं। तो CH2Cl, आपको याद होगा हेल्पर की प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिएक्शन बताया था आपको मैंने, ये हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। और अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो बेटे दूसरा H भी रिप्लेस होगा, CHCl2 बनेगा। अब जब क्लोरीन एक्सेस में है ही है तो शर्म की बात ही क्या है, आपको शर्म करनी ही नहीं चाहिए। क्या बनेगा? CCl3 बन जाएगा। यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है?
साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। लाइट क्या, कोई भी हेल्पर, क्या होता है हेल्पर? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल्स, याद है? सो हेल्पर की प्रेजेंस में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल। लेकिन लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिंग सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए लुईस एसिड्स को हम लोग हैलोजन कैरियर भी बोल देते हैं, हैलोजन कैरियर भी बोल देते हैं, बिकॉज इट कैरीज हैलोजन टू द रिंग। इसका फंक्शन जब बताने लगते हैं ना, तो दो फंक्शन बताते हैं कि फंक्शन जो है लुईस एसिड का वो क्या है इस पर्टिकुलर में। देखो फंक्शन नंबर 1, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। वो हमने देखा था कि क्लोरीन के ऊपर अगर कोई भी लुईस एसिड लगाया था तो हमने Cl1 पॉजिटिव बनाया था, AlCl1 4 नेगेटिव बनाया था। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था कि नहीं हुआ था? और दूसरा फंक्शन ही इसका है कि इट कैरीज हैलोजन टू द रिंग, कैरीज हैलोजन टू दी रिंग। ठीक, हैलोजन को रिंग तक लेके जाता है, इसलिए इसको हैलोजन कैरियर भी कहा करते हैं। तो बेटा अगर ऊपर कोई साइड चेन अल्काइल चेन होती है तो ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड वी गेट रिंग सब्स्टिट्यूशन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी गेट साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन में भी अगर मान लो मेरे पास सर इथाइल होता तो कहां वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करवाता? ठीक, यहां पे लाइट डाल देता तो सर कहां लगाता क्लोरीन? बेटा ऑब्वियसली जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, दैट इज ऑन द टिंडी ऑफ बेंजीन रिंग, इजंट इट? तो हमारे पास क्या बनता फिर? CH, यहां Cl और यहां CH3। बेंजीन रिंग के बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होते। कौन से? बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, बेंजाइलिक यानी बेंजीन रिंग के ऊपर C वाले बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। सो आई थिंक सो आपको सारी प्रेपरेशंस मेरी समझ में आई होंगी कि आज आपको अराइल हलाइड की प्रेपरेशंस मैंने कैसे कैसे करवाई हैं। उम्मीद करता हूं एवरीथिंग विल बी क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगा। ठीक, क्लियर? सो थैंक्स अ लॉट।